नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट के इजलास से। पार्लियामेंट का 11वां रोज़ है इजलास का, मानसून सेशन का, और पहले दिन से ही हंगामा आराई की वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाइयाँ नहीं चली हैं। लेकिन मजमूई तौर पर हुकूमत ने बहुत सारे बिल्स जो है इस दरमियान में सूती वोटिंग के ज़रिए से, आवाज़ के ज़रिए से कई बिल उसको मंजूर करवा चुके हैं, जिसमें वंदे मातरम की तौहीन का मामला हो या फिर मुखालिफ पेपर लीक मामला हो, उस पर उसको मंजूर कर लिया है। और बहुत सारे क़वानीन जो है जिसके मुताल्लिक़ बिल पेश किए गए थे उनको मंजूरी दे दी गई। आज के दिन जो है पार्लियामेंट का 11वां सेशन का मानसून इजलास का 11वां दिन था। 11वें दिन अपोजिशन की जानिब से मांग की जा रही थी कि अमित शाह जो है, वज़ीर दाखिला अमित शाह की पार्लियामेंट में मौजूदगी नागुज़ीर है, ज़रूरी है। और इसी मांग के साथ हंगामा आराई हुई और अपोजिशन की हंगामा आराई के चलते हुए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को, लोकसभा और राज्यसभा को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जब कभी भी अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई बढ़ती है तो फिर स्पीकर्स जो है, लोकसभा स्पीकर हो या फिर चेयरमैन राज्यसभा हो, दोनों ऐवानों की कार्रवाइयों को मुलतवी कर देते हैं। इसी तरह की सूरत हाल हमें 11वें रोज़ भी, पार्लियामेंट के इजलास के 11वें रोज़ भी हमें देखने को मिली और 11वें रोज़ भी पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चल पाई है। हालांकि नीट पेपर लीक के 20 जुलाई के एहतजाज के बाद जो है पार्लियामेंट में हंगामा आ रही हो रही थी और एक हसास बिल के तौर पर मुखालिफ पेपर लीक बिल को तरमीम के साथ पेश करने का काम हुकूमत ने किया था और उस पर बहस भी कराई गई थी, मगर बहस के दौरान न वज़ीर दाखिला ऐवान लोकसभा और राज्यसभा में मौजूद रहे और ना ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पूरी बहस के दौरान ना लोकसभा में मौजूद रहे ना राज्यसभा में मौजूद रहे। तो इसी वजह से शायद हो सकता है कि अपोजिशन की जानिब से ये मांग की जा रही है कि अगर कोई मसले पर बहस हो रही है, अब फ़िलहाल मौजूदा जो बहस का मौजू बना हुआ है, ख़ास तौर पर लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई की वजह जो है वो 20 जुलाई के चलो संसद प्रोग्राम एहतजाज के दौरान जिन बच्चों पर मुकदमात दर्ज किए गए, जिन बच्चों पर लाठियां बरसाई गई, जिन बच्चों पर जो है आंसू गैस बरसाए गए, उस पर बहस की मांग जो है कराने की जो है कोशिश की जा रही है, उस पर बहस की मांग अपोजिशन की जानिब से की जा रही है, जिसको मुसलसल दोनों ऐवानों में ट्रेजरी बेंच यानी बरसरे इक़्तिदार सियासी जमात की जानिब से उसको नज़रअंदाज करने का काम किया जा रहा है मुसलसिल। और अब जो है राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो, 11वें रोज़ मानसून इजलास के 11वें रोज़ भी हंगामा आराई की वजह से दोनों ऐवानों को 2 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ा हुकूमत को। ख़ास तौर पर अपोजिशन मांग ये कर रहा है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह जो है ऐवान में मौजूद रहे, ऐवान में उनकी मौजूदगी ज़रूरी है। अमित शाह के ख़िलाफ़ मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से। एक खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मंजर आम पर आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी बालिग मर्द हो या औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, अगर कोई मतलब अपनी मर्ज़ी से किसी मज़हब को इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, मज़हब इख्तियार करते हैं या फिर शादी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं, तो उसको रोकने का या फिर उसमें मदाखलत करने का किसी को इख्तियार नहीं है, चाहे वो लड़का लड़की जो अपने इख्तियार से मज़हब तब्दील करना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, उनके वालिद ही क्यों ना हो। ये वाक़या जो है 2 लड़कियों की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी और वो दरख्वास्त में ये मांग की गई थी कि जो उनके वालिद हैं दोनों लड़कियों के, मई 2025 में आगरा की शिकायत, आगरा के रहने वाले 2 लड़कियां हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि मई 2025 में उनके वालिद ने
दोनों पर गलत तरीक़े से ये मुकदमा दर्ज किया था कि वो फ़रार हो गई हैं, उन्हें किसी ने अगवा कर लिया है और फिर उस मुकदमे की बुनियाद पर पुलिस की मदद से उन्हें गैर क़ानूनी तरीक़े से महरूस बनाकर गया है, रखा जा रहा है। इस तरह का दावा दो लड़कियों का था, जिस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और दोनों लड़कियों को जो है अदालत में 6 अगस्त के दिन पेश करने की जो है दरख्वास्त गुजारों की जानिब से सुनवाई करते हुए दोनों लड़कियों के जो वालिद है उन्हें हिदायत दी है। दो लड़कियों का कहना यह है कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से मज़हब इस्लाम कबूल किया है और अपनी मर्ज़ी से मुसलमान से शादी की है। तो ये अदालत का इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फ़ैसला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह अपना फ़ैसला सुनाया है और वालिद को ये हिदायत दी है कि 6 अगस्त को दोनों लड़कियों के साथ वो अदालत में पेश हो। ये कहीं ना कहीं हम ये माजी में भी हमने कहा है कि बाज़ फ़ैसले जो अदालतों की जानिब से पेश के आते हैं, सामने आते हैं, वो या तो आस्था की बुनियाद पर अगर जो फ़ैसले दिए जाते हैं उससे कहीं ना कहीं आइन जो है उससे टकराव होता है और कहीं पर निचली अदालतों में सुनाए जाने वाले फ़ैसलों की वजह से जो लोगों में, आवाम में जो एतमाद है, जो इंसाफ की तवक्कुआत हैं, इंसाफ मिलने की जो उम्मीदें अदालतों से आज भी वाबस्ता हैं, वो उम्मीदें फिर दोबारा जो हैं वो जाग जाती हैं। इस तरह के फ़ैसलों से जो आइन और इस मुल्क के जमहूरी अक़दार के मुताबिक जो फ़ैसले सुनाए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फ़ैसले भी हैं जो अदालतों की जानिब से, निचली अदालतों की जानिब से या आला अदालतों की जानिब से सुनाए जाते हैं, तो फिर वो फ़ैसले कहीं ना कहीं आवाम में उम्मीदें पैदा कर देती हैं कि अदालतों की जानिब से इंसाफ की तवक्को की जाती है। ऐसा ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो फ़ैसला आया है उसमें ऐसा ही दोबारा उम्मीदें जागी हैं कि हर बालिग़ हिंदुस्तानी शहरी, हर बालिग़ हिंदुस्तानी शहरी को इस बात का इख्तियार, आइन ने इस बात का इख्तियार दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो जिस मज़हब में चाहे वो मज़हब इख्तियार कर सकता है और अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो खा सकता है, जो चाहे वो पहन सकता है। मगर 2014 के बाद से हम देख रहे हैं मुसलसल कि खाने पर पाबंदी है, पहनने पर पाबंदी है। जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में फिर एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। पिछले 2 सालों से, 3 सालों से ये सिलसिला जारी था। फिर अब दोबारा मुजफ्फरनगर के इलाके में जहाँ से कांवड़ यात्रा गुजरती है, वहाँ पर नॉन वेज की जो होटलें हैं, नॉन वेज की होटलों पर बाज़ाब्ता तहरीर अपने होटल में मिलने वाले खाने की एक फ़हरिस्त लगाने की हिदायत दी जा रही है। मुजफ्फरनगर जो शहरी इंतज़ामिया है उसकी जानिब से और हुकूमत उत्तर प्रदेश की जानिब से। तो जिस तरह के पाबंदियाँ हुकूमतों की जानिब से निचली सतह पर आयद की जाती हैं, और उनके ख़िलाफ़ अदालतों के जो पास फ़ैसले ऐसे होते हैं कि हुकूमतों को मुँह की खानी पड़ती है। और माजी में भी हमने देखा, जिस तरह QR कोड का मामला आया था, दुकानों पर नाम डिस्प्ले कराने की बात आई थी, तो निचली अदालतों के इस खुसूस में जो फ़ैसले हैं वो कहीं ना कहीं आवाम की उम्मीदों को ज़िंदा रखने, आवाम की उम्मीदों को बरकरार रखने का काम इस तरह के फ़ैसले करते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ये आगरा का वाक़या, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया है और फिर जो है 2 बहनें हैं, 20 और 35 साल की ये 2 बहनें हैं। दोनों बहनों की दरख्वास्त पर सुनवाई करते हुए फ़ैसला अदालत ने सुनाया है कि हर हिंदुस्तानी शहरी जो बालिग़ है उसको अपने इख्तियार का मज़हब चुनने और अपने इख्तियार से शादी करने का वो उसके लिए मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। एक ख़बर दिल्ली के एक साबिक़ रुकन पार्लियामेंट की है। वही साबिक़ रुकन पार्लियामेंट हैं रमेश बिदुरई, जिन्होंने पार्लियामेंट के इजलास में दानिश अली, कुंवर दानिश अली जो बहुजन समाज पार्टी के रुकन पार्लियामेंट हैं, उन्हें मुल्ला, कटवा, आतंकवादी, दहशतगर्द, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप कहा था और नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान किया था। ये रमेश बिदुरई हैं। ये वही है जो बीजेपी के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट है, बीजेपी के सीनियर मोस्ट लीडर हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जब भी ये ज़बान खोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो मुसलमानों से खाए हुए ज़ख़म जो है वो रमेश बिदुरई के उनकी ज़बान से अदा होते, उनकी ज़बान से निकलने वाली तकलीफ़ के ज़रिए से खुलासा करते हैं। रमेश बिदुरई ने
अब कहा है कि जितने भी मुजाहिरीन हैं, एहतजाज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो तुलबा हैं, मुजाहिरीन हैं, उनमें जो है ज़्यादातर तादाद जो है वो पंक्चर बनाने वालों की है। इस तरह का रिमार्क जो है रमेश बिदुरई ने दिया है। और ये बिदुरई का जो मामला है, यकीनन कहीं ना कहीं उनका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं सहनी जो है बीमारी का शिकार हैं, क्योंकि वो जब कभी ज़बान खोलते हैं मुसलमानों के ताल्लुक़ से तो कहीं वो उनकी ज़बान से सिवाय जहर के कुछ नहीं निकलता। वो भूल चुके हैं कि हालिया दिनों में ऑपरेशन सिंदूर जो आए पेश आया और जिसको सारी दुनिया में हम फ़ख्र के साथ जो बयान करते हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर की अगर हेड कोई थी तो वो सूफिया थी, ब्रिगेडियर सूफिया थी, जनरल सूफिया थी, जिन्होंने अपने हवाई जहाज़ को तेज़ी के साथ दुश्मन की सरहदों में पहुंचाया और दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया। वो सूफिया शायद रमेश बिदुरई को इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है। रमेश बिदुरई भूल रहे हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं, जिन्होंने इस मुल्क को जो है न्यूक्लियर पावर दिया, वो भी पंक्चर बनाने वाली कौम मुबैना जो जिस तरह से रमेश बिदुरई कहते हैं कि पंक्चर बनाने वालों की तादाद ज़्यादा है, तो उन्हीं पंक्चर बनाने वाली कौम से ताल्लुक़ एपीजे अब्दुल कलाम का था। अगर हम क्योंकि संघी जो है वो इस मुल्क की आज़ादी की जो जिद्दोजहद थी, उस आज़ादी की जिद्दोजहद का हिस्सा नहीं थे, इसलिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अगर हम ज़िक्र करेंगे तो शायद वो उनके लिए नाकाबिल कबूल होगा। मगर आज़ाद हिंदुस्तान में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि वो मुल्क के लिए अपना जान और माल और सब कुछ कुर्बान करने से भी कभी नहीं हिचकिचाते, हालांकि उनका ताल्लुक़ इस्लाम से है और मुसलमानों से है। उसके बावजूद भी रमेश बिदुरई ये कहते हैं कि पंक्चर बनाने वालों की जो है तादाद मुजाहिरीन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं, बीजेपी हो या बीजेपी के ऐसे कायदीन, बड़बोले कायदीन जो हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो गया है कि इस मुल्क का नौजवान तबका जाग चुका है और ज़्यादा उन्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए जब कभी भी हमने एहतजाज के दौरान देखा कि किस तरह नौजवान नारे लगा रहे थे। हमने देखा एक थाने के रेलवे स्टेशन का एक वीडियो बड़ा काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हुआ एहतजाज के दौरान, जिसमें नौजवान नारे लगा रहे थे कि जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। तो फिर इसी तरह के रमेश बिदुरई के जैसे लोगों की ज़बान से निकले हुए जो अल्फाज हैं, वो इस बात को हकीकत में तब्दील करते हैं, उस नारे को हकीकत में तब्दील करते हैं, क्योंकि बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो साम्राज्य अपना सियासत का बनाया है, सियासत की जो सल्तनत कायम की है, वो सल्तनत में कहीं ना कहीं दरार पड़ रही है और वो हाथों से जो इक़्तिदार की जो रेत है वो तेज़ी के साथ बीजेपी के हाथों से फिसल रही है। शायद इसी वजह से रमेश बिदुरई जैसे लोग और बहुत सारे लोग हैं जो मुसलसल इस बात की तरफ इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि सारा जो प्रोटेस्ट था, नौजवानों का, स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट था, उसको फ़िरक़े वाराना रंग देने की कोशिश की जाए। एक खबर बेंगलुरु से है, जहां पर नीट प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले एक स्टूडेंट पर हमला किया गया है और इस हमले में उस नौजवान की जिसने एहतजाज में हिस्सा लिया था, एक 19 साला नौजवान है, जिस पर 4 नकाबपोश लोगों ने बेंगलुरु में हमला किया। बेंगलुरु में इस तरह के वाक़यात बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, जहां पर एबीवीपी हो या फिर दूसरे संघ से जुड़ी तलबा तंजीमें हों, वो बहुत तेज़ी के साथ इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस हो रहे हैं। और फिर उस नौजवान का जो है एक पैर शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। कौमी सतह पर नीट यूजी के पेपर लीक का जो मामला था, एहतजाज था, 20 जुलाई को जो एहतजाज हुआ था कौमी सतह पर, उस एहतजाज में हिस्सा लेने की वजह से इस नौजवान पर हमला किया गया है।
आयशा जो एक कौमी तलबा तंजीम है, और आयशा ने एक बयान जारी करते हुए इस सारे वाक़े को ABVP के कारकुनों और कायदीन से जोड़ा है। पुलिस इस सारे मामले की तहकीकात भी कर रही है और खातियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाने का दावा भी किया जा रहा है। मगर वो रियासतें जहाँ पर कांग्रेस बरसरे इख्तदार है, वहाँ पर ABVP हो या फिर BJP IT सेल की इजारादारी, बढ़ती इजारादारी कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि को मुतासिर करने का काम करेगी। क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से मुकदमात दर्ज हुए और वो अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए, हैदराबाद साइबर सेल की जानिब से अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए, इंस्टाग्राम के हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के वो अकाउंट्स जिस पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ में एहतजाज करते हुए नौजवानों ने अपने कंटेंट पोस्ट किया था, या फिर वो रिलेटेड प्रोटेस्ट से रिलेटेड जितने भी मवाद है वो मवाद पर मुश्तमिल अकाउंट्स को बंद कर दिया गया था। हालांकि एक बड़ा कदम भी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इस खुसूस में उठाया गया है। जो IT सेल के जो सरबराह हैं, साइबर क्राइम के जो सरबराह हैं, उन्हें फौरी तौर पर हटा दिया गया है, उनके ओहदे से उनका तबादला कर दिया गया है। मगर देखिए, ये कहा था कि पानी सर से जब ऊंचा हो जाता है तो फिर नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपको लड़ाई के बाद घूंसा याद आ रहा है तो फिर वो लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। अगर देर हो जाएगी, अगर आप फैसले लेने में देर करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो जो ताकतें हैं, फ़िरका परस्त ताकतें हैं, शिद्दत पसंद ताकतें हैं, उन्हें एक मौका मिल जाएगा, उन्हें मैदान मिल जाएगा अपनी चाल चलने का और अपने हरबों के इस्तेमाल का। इसी तरह का काम बेंगलुरु में भी हो रहा है। बेंगलुरु का ये जो वाक़या है वो इंतहाई अफसोसनाक है। एक नौजवान पर जो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए गया था, उस पर हमला किया गया। 4 नकाबपोश लोगों ने उस पर हमला किया और उस मारकर पैर तोड़ दिया। देखिए, एक अहम खबर दिल्ली कोर्ट की जानिब से के सुनाए गए फैसले के हवाले से हम कहेंगे। ब्रिजभूषण सिंह, जो ब्रिजभूषण सिंह 6 टाइम के जो है BJP के रुकने पार्लियामेंट है और वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन का एक जाना पहचाना नाम है, और ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वो सरबराह भी रह चुके हैं। और ब्रिजभूषण सिंह पर एक मुकदमा दायर किया गया था उनके ख़िलाफ़, और किसी और ने नहीं बल्कि इस मुल्क को ज़्यादा मेडल, गोल्ड मेडल दिलाने वाले जो है एथलीट्स हैं और वो जो खिलाड़ी हैं, ख़ास तौर पर रेसलिंग के खिलाड़ी, खातून रेसलिंग खिलाड़ियों ने, पहलवानों ने, खातून पहलवानों ने ब्रिजभूषण सिंह के ख़िलाफ़ में शिकायत दर्ज कराई थी, शिकायत की थी उनके जिनसी इस्तेहसाल के और जिनसी तशद्दुद के, और जो कोशिशें, नाज़ेबा हरकतें ब्रिजभूषण सिंह और उनके हवारियों ने, उनके हामियों ने इन खिलाड़ियों के साथ की थी, उस पर जो है उसके हवाले से अदालत से रुजू हुई थी। और तमाम तहकीक़ात के बाद, तमाम सारे रिपोर्ट्स के जो रिपोर्ट्स आए, वो रिपोर्ट्स के मंजर का जायज़ा लेने के बाद दिल्ली की अदालत ने ब्रिजभूषण सिंह को बरी कर दिया इन सारे मामलों से। हालांकि जमकर एहतजाज किया गया था, खातून पहलवान जो हैं वो सड़कों पर उतर आई थी, पुलिस से मुठभेड़ भी हुई, और उसका खामियाजा जो है विनीश फोगाट हो या फिर दूसरे हो, वो उसका खामियाजा आज तक भुगत रही हैं। जिन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद का आगाज़ किया था और उनके साथ होने वाली जिनसी इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ में जो है एक जंग शुरू की थी ताकतवर लोगों के साथ, वो आखिरकार वो जंग हार गई। अदालत ने उन ब्रिजभूषण सिंह को बरी कर दिया गया है। ब्रिजभूषण सिंह जो है उनके मुताल्लिक़ बड़ी मुतनाज़ा शख्सियत है, और फिर ये दरमियान में जब तहक़ीक़ात चल रही थी सेक्सुअल हरासमेंट के, वो तहक़ीक़ात के दौरान भी धमकाने, शिकायत कुनिंदागान को धमकाने और फिर उन्हें डराने की भी इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा था। अब आप देखिए, ऐसा लग रहा है
कि हुकूमत के ख़िलाफ़ में अगर आप एहतजाज करते हैं तो फिर आपके ख़िलाफ़ में बहुत सारी शिकायतें दर्ज होंगी और बहुत सारे मसाइल आपके ताल्लुक़ से पैदा करने की कोशिशें की जाएंगी। आपके सोर्सेज जानने की कोशिश की जाएगी कि अमेरिका में आप जाकर तालीम किस तरह हासिल करते हैं, लंदन जाकर आप किस तरह तालीम हासिल करते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाकर आप किस तरह तालीम हासिल करते हैं, ये पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है। इस तरह की तहक़ीक़ात का आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के जो बानी और सदर हैं अभिषेक दिपके के ख़िलाफ़ में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरटीआई के ज़रिए से मालूमात हासिल करने की कोशिश की गई थी कि अभिषेक दिपके के वालिद जो है भगवान राव दिपके जो है उनकी सोर्सेस, उनकी आमदनी के ज़राए क्या हैं। एक मामूली जूनियर इंजीनियर की सैलरी क्या इतनी ज़्यादा है कि वो अपने बच्चों को अमेरिका ले जाकर पढ़ा सकते हैं और फिर जो है वो अपने बच्चों को इंजीनियर भी बना सकते हैं और अमेरिका जैसे मुल्क में तालीम भी हासिल दिला सकते हैं। एक तिवारी नाम के एक शख्स हैं जो है उन्होंने ये तहक़ीक़ात की है, आरटीआई के ज़रिए से ये जानने की कोशिश की है। जो मैंने अभी कहा कि भगवान राव दिपके जो अभिषेक दिपके के वालिद हैं, उनके आमदनी के ज़राए क्या हैं। उसी पर अभिषेक दिपके ने जवाब देते हुए ये कहा है कि उन्होंने जो है अपने तालीमी अखराजात की तकमील के लिए जो तालीमी क़र्ज़ हासिल किया था और उन्हें ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी दी गई थी। तो ये हकीकत इस तरह का है कि अगर आप एहतजाज करते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ में या फिर हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के ख़िलाफ़ में आप सड़कों पर उतरते हैं तो फिर आपके साथ इसी तरह का रवैया किया जाएगा। हालांकि ये बहुत ही सस्ते में अभिषेक दिपके छूट गए हैं, क्योंकि माजी में हमने देखा है अगर मुसलमान हैं और एहतजाज करते हैं और एहतजाज पुरतशद्दुद होता है तो उनकी दुकानें ढा दी जाती है, उनके घरों को, मकानात को तोड़ दिया, मुनहदिम कर दिया जाता है, बुलडोज़र चला दिया जाता है उनके दुकान और मकानों पर। माजी में इस तरह के वाक़यात, बहुत सारे वाक़यात पेश आए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलात में सख्त हुकूमतों की सरजनिश करते हुए हिदायत दी है कि जब तक आप नोटिस जारी नहीं कर देते और फ़रीक को मौका फराहम नहीं कर देते कि वो अपना मौक़िफ़ साबित कर सके, तब तक किसी के घर को मुनहदिम नहीं किया जा सकता। इस तरह का फ़ैसला आने के बावजूद एक दो वाक़यात पेश आए उन रियासतों में जहाँ पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार है, लेकिन मजमूई तौर पर बुलडोज़र की जो पॉलिसियाँ थे वो कहीं ना कहीं वो थमी हैं। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं बिहार में बाई इलेक्शंस चल रहे हैं। बंकीपुर ज़िमनी इंतखाबात, असम्बली में ज़िमनी इंतखाबात वहाँ पे इलेक्शन हुआ और 30 जुलाई को वहाँ पर बंकीपुर में रायदही हुई। मगर चौंका देने वाली ख़बर यह है कि बंकीपुर से जो इत्तलात मौसूल हो रहे हैं उन इत्तलात के मुताबिक प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी के नज़रिया साज जिसको हम कहेंगे, जन स्वराज पार्टी को कायम करने वाले प्रशांत किशोर बीजेपी के उम्मीदवार से सबकत ले चुके हैं। 4 या 5 राउंड तक की काउंटिंग का मुझे अंदाज़ा है और वो 5 राउंड की काउंटिंग जब हुई तो 6000 वोट से बीजेपी उम्मीदवार से प्रशांत किशोर आगे चल रहे थे। ये जो प्रशांत किशोर का आगे चलना कहीं ना कहीं बिहार में बदलती सियासत का जो पैमाना है वो पैमाना तय करेगा। मुस्तक़बिल में आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये बात होगी कि जन स्वराज पार्टी बहुत तेज़ी के साथ अपने पैर फैलाएगी मुतबादिल के तौर पर, क्योंकि जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड का मामला है और नीतीश कुमार के राज्यसभा चले जाने के बाद से सम्राट चौधरी को बिहार में बीजेपी ने बहैसियत चीफ मिनिस्टर मुकर्रर किया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड की कैडर
और कायदीन में कहीं ना कहीं मायूसी छाई हुई है। और ऐसा लग रहा है कि जेडीयू जो है आने वाले दिनों में, आने वाले इंतखाबात तक अपना जो मौक़िफ़ है बिहार में, वो मौक़िफ़ खो देगी। तो मुतबादिल के तौर पर, क्योंकि अभी वक्त है 5 साल का, तकरीबन लगभग 5 साल का वक्फ़ा है बिहार में दोबारा असम्बली इंतखाबात के लिए। अगर बिहार में जन स्वराज पार्टी का एक उम्मीदवार ही सही प्रशांत किशोर मुंतखब हो जाते हैं, तो फिर आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी रियासत बिहार में एक बड़ी सियासी जमात में तब्दील हो सकती है। क्योंकि एक हिकमत अमली तैयार करते हैं सियासी जमातों की, इंतखाबी हिकमत अमली, और फिर बिहार से ही ताल्लुक़ रखते हैं प्रशांत किशोर, और बिहार की सियासत पर उन्हें अच्छी गिरफ्त है। हालांकि पिछले असम्बली इंतखाबात में जन स्वराज पार्टी जो है अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी, और बुरी तरह से तमाम उम्मीदवार जन स्वराज पार्टी के शिकस्त फाश हुए थे, उन्हें शिकस्त हुई थी। मगर अब जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं, कहीं ना कहीं बिहार में जन स्वराज पार्टी के लिए एक हौसला अफजा इसको नतायज हम समझेंगे। नाज़रीन, एक ख़बर ये भी है कि जो रुचिका सिंह थी, जिन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ में नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था जंतर मंतर एहतजाज के दौरान, और उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने के ऐलान के बाद कि उन्होंने तमाम स्टूडेंट्स को जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किए हैं, उन्हें तमाम को, मुज़ाहिरीन को माफ़ करने का बाज़ाब्ता ऐलान जब किया था, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने यह फ़ैसला लिया है कि रुचिका सिंह पर अब कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। हालांकि ये दरमियान में वज़ीर आज़म के इस्तीफ़ा देने के और अब तक के दरमियान में जो वाक़यात पेश आए थे, वो वाक़यात के मुताबिक जो है रुचिका सिंह को अस्मत रेज़ी के, इज्तिमाई अस्मत रेज़ी के जान से मारने की मुतअद्दिद जो है धमकियाँ भी वसूल हुई। नाज़रीन, मुझे इशारा मिल गया अपनी बात को ख़त्म करना है। एक आखिरी ख़बर अमेरिका और ईरान के माबैन जंग के हवाले से मैं करूँगा। ये बहुत अहम ख़बर है कि फिर एक मरतबा अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले से जो है वो दस्तबरदारी का ऐलान किया है। फ़िलहाल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि वो इस मरतबा ईरान पर दूसरी जंग अज़ीम से ज़्यादा ख़तरनाक हमला करने के लिए तैयार हैं, मगर कुछ खलीजी ममालिक की जानिब से मदाखलत के बाद, कुछ खलीजी ममालिक की जानिब से हमले से रोकने की ख्वाहिश के बाद वो हमला नहीं कर रहे हैं। और फिर आबना हरमुज़ को लेकर और फिर ईरान के जौहरी हथियार की तैयारी का मामला है, उसके मुतालिक भी गुफ्तगू ईरान से दोबारा मुज़ाकरात बहाल होने वाले हैं। और इसके लिए ओमान को ज़िम्मेदारी भी तफ़वीज़ की गई है, और दीगर अरब ममालिक भी इस मुज़ाकरात के अहिया के अमल में शामिल होंगे। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें, और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।